प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग कक्षा 10 का जो विज्ञान का विषय है उसके अंतर्गत जो 8वां अध्याय है उसका अध्ययन कर रहे थे। 8वें अध्याय जिसका नाम है कि जीव जनन कैसे करते हैं, तो इस अध्याय को हम पढ़ रहे थे। आज हम लोगों ने अभी तक इसमें ये जाना था कि आखिर जनन क्या है और जीवों में जनन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और जनन के बाद जो दूसरी संतति बनती है वह अपने जनक से कितनी भिन्न होती है और क्यों भिन्न होती है, और ये जो भिन्नता है दोनों में, जनक में और उसकी संतति में, ये विभिन्नता उनके उत्तरजीविता में, उनके बने रहने में कितनी महत्वपूर्ण है, यानी विभिन्नता का क्या महत्व है। यह बातें हम लोगों ने पिछली कक्षा में जाना। आज हम लोग उसके आगे अपनी चर्चा बढ़ाते हैं और आज की कक्षा में हम लोग ये जानेंगे कि जीवों में जनन के कितने तरीके हैं, कितने प्रकार हैं, कितनी विधियां हैं। वास्तव में जो जीव है उनकी जो शारीरिक रचना है, उनका जो शारीरिक अभिकल्प है, डिजाइन है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि जीवों में जनन की अन्य कौन कौन सी विधियां हैं। जीवों में जनन के जो अलग अलग प्रकार है उसकी वजह जीव के शरीर शारीरिक रचना है। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं प्रिय विद्यार्थियों जिनको अपने जैसे संतति उत्पन्न करने के लिए किसी दूसरे जीव की सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी एकल जीव ही अपने जैसे संतति पैदा कर लेता है। तो एकल जीवों में जो जनन की विधि है उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं और उसके तरीके अलग है। किंतु कुछ विकसित जीव जो है, जो विकसित है, जिनकी शारीरिक रचना ज्यादा जटिल है, उनमें जो जनन का तरीका है वो भिन्न है। तो वो जीव अपनी जैसी संतति पैदा करने के लिए उन्हें दूसरे अपनी ही जाति के, अपनी स्पीसीज के दूसरे जीव के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह के जो जनन है उसको हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। तो हम लोग आज मुख्यतः अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन पे चर्चा करेंगे। अलैंगिक जनन एकल जीवों में होता है जिनमें दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये अलैंगिक जनन भी कई प्रकार के होते हैं और उनमें जो उनके जो प्रकार है वो इस तरह से है: विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन जिसे हम पुनर्जनन भी कहते हैं, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन और बीजाणु समासन। ये अलैंगिक जनन के कुछ प्रकार हैं जो एकल जीवों में होते हैं। अब हम लोग क्रम से एक एक का अध्ययन करेंगे कि आखिर विखंडन क्या है, खंडन क्या है। इस प्रकार से अपनी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि विखंडन क्या है। तो आइए अब हम लोग विखंडन की प्रक्रिया के बारे में समझें। देखिए, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें जो नए जीवों की उत्पत्ति होती है वो किस प्रकार से होती है? कोशिका विभाजन हो जाता है और कोशिका विभाजन अथवा विखंडन के द्वारा जो नया जीव है वो बनता है। और विखंडन के भी अनेक तरीके बताए गए हैं। अनेक जीवाणु हैं जैसे तथा प्रोटोजोआ की कोशिकाएं विभाजन द्वारा सामान्यतः 2 बराबर भागों में बंट जाती है। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। जैसे अमीबा जो जीव होता है, देखिए अमीबा ये है कि अमीबा का विभाजन जो है किसी भी तल से हो सकता है, यानी वो यहाँ से भी विभाजित हो सकता है, यहाँ से भी विभाजित हो सकता है, यहाँ से भी विभाजित हो सकता है, किसी भी तल से उसका विभाजन हो सकता है। तो इस प्रकार से जो सरल एक कोशिकीय जीव है उनमें या तो किसी भी सतह से विभाजन हो जाता है। विभाजन के साथ साथ ध्यान रखना होगा, कोशिका के विभाजन के साथ साथ कोशिका के केंद्रक का भी विभाजन होना चाहिए, क्योंकि जो कोशिका का केंद्रक है उसी में जो मूल जीव है उसके गुणों के वाहक डीएनए वो केंद्रक में ही होते हैं। तो केंद्रक का भी विभाजन अनिवार्य है। अर्थात जैसे ये अमीबा है, यदि इस अमीबा का केंद्रक का विभाजन नहीं हुआ, अमीबा को अगर यहां से विभाजित हो जाए या यहां से काट दिया जाए तो ये जो नया हिस्सा बनेगा बिना केंद्रक का, वह एक नया जीव नहीं होगा। नया जीव बनने के लिए जरूरी है कि अमीबा के दोनों हिस्सों में केंद्रक होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ जब इस अमीबा का
एक कोश के अमीबा का इस सतह से जब बंटवारा होना प्रारंभ होता है तो आप देखिए सतह धीरे धीरे अंदर की ओर धंस रही है और के साथ ही साथ केंद्रक का भी विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आप देखें ये केंद्रक और ये कोशिका की सतह, कोशिका की सतह धीरे धीरे बढ़ती है और ये धंस करके दो हिस्सों में, और उसी के साथ ये केंद्रक भी दो हिस्सों में बढ़ जाता है। तो जब दोनों हिस्सों में केंद्रक होता है तभी नए जीव की उत्पत्ति होती है। अगर के कोशिका का कोई हिस्सा अगर कटता है या टूटता है या बंटता है और उसमें केंद्रक नहीं होता तो वह नया जीव नहीं होगा। तो ये तो अमीबा जो अत्यंत सरल एक कोशिकीय जीव है उसमें इस प्रकार से द्विखंडन के तहत नए जीव की उत्पत्ति होती है। पर कुछ एक कोशिकीय जीव ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा अमीबा से या अमीबा जैसे जंतुओं से, जीवों से ज्यादा सुव्यवस्थित होते हैं। जैसे कि कालाजार रोग के जो रोगाणु हैं या लिस्मानिया, उनमें क्या होता है देखिए कि एक सिरे पर एक कोड़े नुमा संरचना पाई जाती है, तो और जो दूसरा सिरा होता है वहां से इसका बंटवारा होता है। यानी जो द्विखंडन की प्रक्रिया है उसकी एक निश्चित सतह से होती है। अमीबा भी क्या था, द्विखंडन की प्रक्रिया की सतह कोई निश्चित नहीं थी, किसी भी सतह से वो द्विखंडन की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती थी। किंतु जो लिस्मानिया की कोशिका है आप इसमें देखिए एक निश्चित, यहाँ इधर साइड से कोशिका का विभाजन नहीं हो रहा है, द्विखंडन की प्रक्रिया इधर से नहीं प्रारंभ हो रही है। द्विखंडन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ हो रही है, इधर से। जो कोड़ेनुमा संरचना एक सिरे पर पाई गई वह कोड़ेनुमा संरचना एक से दो बनती है एक सिरे पर, और दो कोड़ेनुमा संरचना एक बनकर और दूसरे सतह से उसका विभाजन होता है। इस प्रकार से द्विखंडन की प्रक्रिया के तहत लिस्मानिया की कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित होकर के नए नए जीवों की उत्पत्ति करती है। ठीक है, किंतु विखंडन की ही प्रक्रिया में एक प्रक्रिया है बहुखंडन की। तो अभी तक हमने आपने क्या देखा, विखंडन की प्रक्रिया में आपने ये देखा द्विखंडन की प्रक्रिया और एक है बहुखंडन की प्रक्रिया। तो ये किस में होता है, तो ये जो मलेरिया परजीवी के वाहक प्लाज्मोडियम है उसमें ये भी एक कोशिकीय जीव है, किंतु उस एक कोशिकीय जीव में क्या होता है कि एक साथ अनेक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। जैसे ये एक कोशिका थी, अब ये एक कोशिका क्या हुई कि एक साथ ये देखिए अनेक कोशिकाओं में विभाजित हो गई। किंतु जो पहले मैंने बताई शर्त कि प्रत्येक कोशिका में केंद्रक का भी हिस्सा होना चाहिए, तो आप देखिए प्रत्येक कोशिका के अंदर केंद्रक है। यदि कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं होगा तो नया जीव नहीं बन पाएगा। तो प्लाज्मोडियम जो ये है इसमें बहुत एक साथ एक कोशिका कई कोशिकाओं में बढ़ जाती है और प्रत्येक कोशिका केंद्रक युक्त होता है। इस प्रक्रिया को बहुखंडन की प्रक्रिया कहते हैं। ये भी जो जनन की विधि विखंडन है उसका एक दूसरा हिस्सा है, दूसरा प्रकार है। अब हम लोग खंडन नामक जो दूसरी विधि है जनन की, अलैंगिक जनन की जो दूसरी विधि खंडन है, इसके बारे में जानते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो विखंडन की प्रक्रिया है ये तो एक कोश की जीवों में होती है, किंतु जो खंडन की प्रक्रिया है, खंडन की जो जनन विधि है यह बहुकोशिकीय जीवों में होती है। किंतु कैसे बहुकोशिकीय जीव, जो सरल संरचना वाले हैं, मतलब जिनकी है तो बहुत एक कोशिकाओं से ज्यादा की रचना है उनके शरीर में, किंतु उनकी संरचना अत्यंत सरल है, बहुत जटिल संरचना नहीं है। जैसे मनुष्य है, भेड़ बकरी गाय कुत्ते वगैरह की जो शारीरिक संरचना है वो बहुकोशिकीय जीव तो है किंतु अत्यंत जटिल है। किंतु सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। जैसे स्पाइरोगायरा है, ये स्पाइरोगायरा जीव जो है वो बहुकोशिकीय है किंतु सरल संरचना है उसकी, और ये क्या होता है कि ये विकसित होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो यह टुकड़े जो होते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़ों में स्पाइरोगायरा जो टूट जाता है, खंडित हो जाता है, तो जो टुकड़ा है प्रत्येक खंड वो वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो ये क्रियाकलाप है, जनन की जो ये विधि है, इसको हम लोग खंडन की प्रक्रिया, खंडन की विधि कहते हैं। तीसरा अलैंगिक जनन का जो तीसरा प्रकार है पुनरुद्भवन, जिसे हम पुनर्जनन कहते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की प्रक्रिया दिखाई गई, कैसे पुनरुद्भवन हुआ है। प्लेनेरिया का एक जीव है, आप देखें यह पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है।
तो जो ये जीव होता है ये कायिक भाग यानी कि इसका शरीर है, ये काया है, और ये काया के कायिक भाग के देखिए कई हिस्से हैं। ये भी शरीर का हिस्सा था, ये भी शरीर का उसी शरीर का हिस्सा, ये भी प्रत्येक हिस्से से देखिए नया जीव बन गया है। ये देखिए ठीक, ये प्लेनेरिया में हुआ। इसे क्या कहते हैं? ये पुनरुद्भवन की प्रक्रिया है। ठीक है, यदि किसी कारणवश जीव क्षत विक्षत हो जाता है, अर्थात टूट जाता है, टुकड़े में बढ़ जाता है किसी कारण से, तो इसके अनेक टुकड़े जो होते हैं वो वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। जैसे हाइड्रा तथा प्लेनेरिया, जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए, आप देखिए प्लेनेरिया है, इसको कई टुकड़ों में यदि आप काट दिए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर के पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। यह पुनरुद्भवन कहलाता है। ठीक है, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन ये विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं। कोशिकाओं के समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मूतक बनते हैं। यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप एवं क्रम से होता है, जिसे परिवर्धन कहते हैं। आइए हम लोग मुकुलन के बारे में जानते हैं। हाइड्रा जैसे जो कुछ प्राणी हैं वो पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। मुकुलन में क्या है? हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण, मतलब जब वो निरंतर बढ़ती रहती हैं कोशिकाएं, तो एक स्थान पर उभार आ जाता है। ठीक है, उभार विकसित हो जाता है। जैसे आप देखिए हाइड्रा का जीव है और इसमें इस जगह पर कोशिकाओं के विभाजन के कारण निरंतर ये यहाँ पर देखिए आपको एक उभार आ गया है। इस उभार को हम मुकुल बोलते हैं। देखिए मुकुल, ठीक है, तो यह उभार या मुकुल वृद्धि करता हुआ ये बढ़ता रहता है। बढ़ते बढ़ते देखिए नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण रूप से विकसित होकर के फिर बाद में जनक से अलग होकर के स्वतंत्र जीव बन जाता है। तो मुकुलन में आपने क्या देखा कि मुकुलन में कोशिकाओं में वृद्धि के कारण किसी जगह पर एक उभार विकसित हो जाता है और इस उभार को हम मुकुल बोलते हैं। फिर यह मुकुल जो है वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है और फिर अलग होकर के स्वतंत्र जीव बन जाता है। आइए हम लोग कायिक प्रवर्धन जो अलैंगिक जनन की एक विधि है, एकल जीवों में जो जनन का एक तरीका है कायिक प्रवर्धन, उसके बारे में जानते हैं। ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनके कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां जब उनको उपयुक्त परिस्थितियां मिलती हैं, जब उनकी अनुकूल परिस्थिति मिलती है, तो अनुकूल परिस्थिति में क्या होता है, विकसित होकर के वे नया पौधा उत्पन्न करते हैं। मतलब जड़ भी हो सकता है, तना और पत्तियां, उनमें से कोई भी नया पौधा उत्पन्न कर लेते हैं, क्षमता रखती हैं जब उनको अनुकूल परिस्थिति मिलती है। अधिकतर जो जंतुओं के विपरीत जो एकल पौधे हैं इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि में करते हैं। एकल पौधे मतलब जिनमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग नाम का भेद नहीं होता है, इस प्रकार के जो एकल पौधे होते हैं वो कायिक प्रवर्धन नामक जो जनन की विधि है उसका उपयोग करते हैं। जब परतन, कलम अथवा रोपण, ये कायिक प्रवर्धन की कई तकनीकियां हैं, परतन, कलम और रोपण, जिनका उपयोग खेती में किया जाता है। गन्ना है, गुलाब है और अंगूर इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, ये कायिक प्रवर्धन के उदाहरण है। कायिक प्रवर्धन के द्वारा गन्ना, गुलाब और अंगूर की खेती की जाती है। और कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में जो अच्छी बात ये होती है कि बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा जो पुष्प और फल है वो कम समय में लगने लगते हैं, यानी कि ज्यादा समय नहीं लगता है। आप बीज द्वारा कोई पौधा उगाते हैं तो उसमें पुष्प, फूल और फल आने में समय लगता है, किंतु कायिक प्रवर्धन पद्धति से जो प्रजनन कराया जाता है तो उसमें पुष्प एवं फल जो है कम समय में लगता है। और कायिक प्रवर्धन नामक जो ये पद्धति है प्रजनन की, यह केला, संतरा, गुलाब, चमेली जैसे वे पौधे जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं उनको उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। यानी जो केला है, संतरा है, गुलाब है, चमेली, इन पौधों को हम लोग कायिक प्रवर्धन के तकनीक से ही इनके जैसे दूसरे पौधे उगाते हैं। कायिक प्रवर्धन का जो दूसरा लाभ है वो यह भी कि इस प्रकार के उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जो जनक पौधे हैं उन्हीं के समान होते हैं। अर्थात मान लीजिए कि कोई केला है और केला बहुत ही सुंदर फल दे रहा है, तो उस केले से ही कायिक प्रवर्धन के जरिए जो हम दूसरा केला उत्पन्न करते हैं तो वह उससे जो संतति कायिक प्रवर्धन के से उत्पन्न होती है केले की, वह भी उसी प्रकार के फल को देता है। ठीक है, और ये देखिए एक उदाहरण दिया है कायिक प्रवर्धन का एक और, ये ब्रायोफिलम की पत्तियां हैं। ब्रायोफिलम की पत्तियों की जो कोर है, ये जो कोर होते हैं, इनमें कुछ कलिकाएं विकसित हो जाती हैं
और ये विकसित होकर क्या करती हैं, जब ये विकसित होकर के मृदा में गिर जाती हैं, मिट्टी में गिर जाती हैं, तो ये नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती हैं। तो ये ब्रायोफिल्म की पत्ती है और इसके कोरों में कोर पर कलिकाएं निकल आती हैं। आप इनको काट करके कलिकाओं को मिट्टी में लगा दें या खुद ही गिर करके मिट्टी के संपर्क में दिया जाती हैं, तो ये प्रत्येक कलिका एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती है। ये भी कायिक प्रवर्धन का ही एक उदाहरण है। ठीक है, आइए अब हम लोग एकल जीवों में प्रजनन की विधि का एक तरीका जो बीजाणु समासंग है, इसके बारे में जानते हैं। बीजाणु समासंग क्या है? प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि अगर डबल रोटी के एक टुकड़े को हम लोग जल में भिगो कर रख दें, ठंडे और नम स्थान में, अंधेरे स्थान पर रखें, तो आप देखेंगे कुछ दिनों बाद कि उसमें ब्रेड की सतह पर जो है कुछ धागे जैसी संरचनाएं विकसित हो जाती हैं। तो ये जो धागे जैसी संरचना ब्रेड पर आ जाती है, वो जो है राइजोपस का कवक जाल है। ये राइजोपस है, राइजोपस एक कवक है, तो राइजोपस का कवक जाल ब्रेड पर चारों ओर फैल जाता है। तो राइजोपस का ये जो कवक जाल है, ये जनन का भाग नहीं है। राइजोपस का जो ऊर्ध्व तंतु है, ये जो तंतु है, इस तंतु के जो ऊर्ध्व हिस्से हैं, ऊपरी हिस्सा आप देख रहे हैं, इस पे जो है छोटे छोटे ये गोल संरचनाएं हैं, ये जनन में भाग लेती हैं। जनन माने अपनी जैसी संतति को पैदा करने में ये भाग लेती हैं। तो बीजाणु समासंग में आपने क्या जाना कि इसमें जो राइजोपस का कवक है, राइजोपस जैसे कवक के तंतुओं के ऊपरी हिस्से पर शीर्ष भाग पर सूक्ष्म गोल संरचनाएं होती हैं, जिनको हम बीजाणुधानी कहते हैं। इनमें बीजाणु भरे होते हैं। जब ये बीजाणुधानी फट जाती है तो इसके अंदर से बीजाणु निकलते हैं और ये बीजाणु वृद्धि करके जब नमी पाते हैं और नमी वाली सतह के संपर्क में जब आते हैं, तो बीजाणु वृद्धि करके नए राइजोपस के जीव उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एकल जीवों में जो प्रजनन की विधि है, विखंडन के अंतर्गत द्विखंडन और बहुखंडन को पढ़ा हम लोगों ने। खंडन जो कि सरल बहुकोशिकीय जीवों में होता है, पुनरुद्भवन या जिसे हम पुनर्जनन भी कहते हैं, मुकुलन जो हाइड्रा में होता है, जो वृद्धि कोशिकाओं में वृद्धि की वजह से कहीं पर उभार आ जाता है, फिर वो उभार वृद्धि करके एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। कायिक प्रवर्धन, केला है, संतरा है, चमेली है, अंगूर है, इनमें हम लोग कायिक प्रवर्धन के जरिए नए संतति पैदा करते हैं। और बीजाणु समासंग उदाहरण राइजोपस है, राइजोपस के तंतुओं पर बीजाणुधानियां होती हैं जिनमें बीजाणु भरे होते हैं, और वो बीजाणु जब नम स्थान के संपर्क में आते हैं तो वृद्धि करके नए जीवों की संरचना करते हैं। तो ये एकल जीवों में जनन की कुछ विधियां थी। उन सभी में क्या है कि जो नई पीढ़ी बनती है, नई संतति बनती है, नया सृजन होता है, वह केवल एकल जीव द्वारा होता है। इस एकल जीवों द्वारा जो संतति पैदा करने की, प्रजनन की जो विधियां हैं, इसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी जितनी विधियां अभी तक हम लोगों ने पढ़ी वो सब अलैंगिक जनन की विधियां थी। अब कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के समाधान आप करने की कोशिश करेंगे घर पर। जैसे पहला प्रश्न देखिए है कि द्विखंडन और बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। तो द्विखंडन और बहुखंडन दोनों ही विखंडन की ही प्रक्रिया है, पर दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आप इस अंतर को जानकर लिखने का प्रयास करें अभ्यास पुस्तिका पे। बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है कि क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो जटिल संरचना वाले जीव अर्थात जैसे मनुष्य वगैरह हैं, तो ये पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। इसका क्या कारण है, आप सोच सकते हैं कि क्या कारण है कि पुनरुद्भवन द्वारा मनुष्य नए संतान नहीं पैदा कर सकता है। तो आपके मन में जो कारण आता हो उस कारण को आप यहाँ लिखें। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। कायिक प्रवर्धन से क्या फायदा है और कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों करते हैं कुछ पौधों को उगाने के लिए, इसका जवाब आपको देना है। और डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है। जैसा कि शुरू में ही कहा गया कि जनन का तात्पर्य अपनी जैसी संतति पैदा करना, या फिर ये कह सकते हैं कि डीएनए का ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो डीएनए का जो ब्लूप्रिंट है, प्रतिकृति बनाना, वो जनन के लिए आवश्यक क्यों है। ये प्रश्न कुछ रहे जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, उसके आधार पर आपको
उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब हम लोग इसके बाद लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे और लैंगिक जनन के अंतर्गत हम लोग ये जानेंगे कि लैंगिक जनन की प्रणाली है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, अलैंगिक जनन से ही क्यों नहीं सभी जीवों में संतति उत्पन्न हो जाती है, लैंगिक जनन की जो नई प्रणाली है इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। और फिर हम लोग पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, मानव में लैंगिक जनन का अध्ययन करेंगे और मानव में लैंगिक जनन के अध्ययन के अंतर्गत ही हम लोग नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र का अध्ययन भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे शेष जो ये विषय रह गए हैं इनके लिए हम लोग अगली कक्षाओं में मिलेंगे। तब तक के लिए शुभमस्तु।